जारी है ऑपरेशन सिंदूर। रण क्षेत्र शुरू हो चुका है और रण क्षेत्र तो हमने बना दिया रण क्षेत्र पाकिस्तान के लिए। हमने बता दिया पाकिस्तान को कि तुम अगर अपने आतंकियों को, अपने भाड़े के टट्टुओं को अगर भारत में भेजोगे, अगर भारत की अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करोगे, तो हम तुम्हारी धरती में घुसकर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब थोड़ी बची कुची जो जमीन है वो भी नहीं बचेगी, हम पाताल से भी खोज निकालेंगे और हर उस क्षण में जहां पर आतंक पल रहा हो, जहां पर आतंक के बीज को खाद पानी दिया जा रहा हो, हर उस पल में घुसकर भी, हम पल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, ये पल बड़ा बलवान होता है। हमने जो पल बनाया, दरअसल ये समय हमने बनाया है। पाकिस्तान ने तो समय समझा भी नहीं होगा कि उनके लिए आने वाला समय क्या होने वाला है, लेकिन हमने अपने लिए वो समय बनाया और सीधे तौर पर पाकिस्तान का समय खराब कर दिया है। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को यह बता दिया कि आतंक पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ेंगे। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान की फौज अगर यह सोचती है कि भारत उस पर प्रहार नहीं कर सकता, तो भारत उस पर भी प्रहार करेगा, हर उस चीज पर प्रहार करेगा जो आतंकियों को पनाह देगी। और यही वजह रही कि केवल 9 आतंकियों के 9 ठिकाने ही ध्वस्त नहीं किए गए, बल्कि पाकिस्तान के उन बेसिस को भी टारगेट कर लिया गया जहां से ये सारे जो आतंकी मूवमेंट हुआ करते थे उनकी रूपरेखा गढ़ी जाती थी। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, ये कहा जा रहा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इंडियन एयरफोर्स ने आज स्पष्ट रूप से एक्स पर पोस्ट के जरिए ही बता दिया है कि हमने सधी हुई और सटीक जो प्रतिक्रिया दी है, जो सधी हुई और निर्णायक भूमिका निभाई है, उससे पाकिस्तान को एक बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। याद होगा आपको, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बता दिया गया था कि 21 ठिकाने हमने चिन्हित किए हैं, 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, 12 अभी भी बाकी हैं और ये 12 कभी भी किसी भी वक्त भारत के प्रहार के शिकार हो सकते हैं। भारत ने ये चेता दिया है। इन सब के बीच आज थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आइए ब्रेकिंग जरा फ्लैश कर दीजिए जल्दी से। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। ठीक 6:30 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सेना की, और ये बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पड़ाव में कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। तीनों सेना प्रमुखों के साथ इससे पहले आपको याद होगा कि आज सुबह प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस बैठक में न केवल तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे, बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और CDS अनिल चौहान की भी मौजूदगी थी। 2 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली और अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीज फायर की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन 12 तारीख को यह तय हो जाना है कि आखिर किन निगोशिएशंस पर, किन शर्तों पर भारत ने यह सीज फायर किया है। ऑपरेशन सिंदूर होल्ड किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। और इसी के साथ जरा एक बार फिर से चीनी सैटेलाइट से जो इमेज आ रही है वो भी पाकिस्तान की पोल खोलती हुई नजर आती है। आइए जरा ब्रेकिंग हटाइए, वो सैटेलाइट इमेजेस दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा था कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जिससे अब वो गलबैयां करते हुए नजर आता है, उन्होंने ही पोल खोलकर रख दी है कि किस तरीके से 11 जो इंपॉर्टेंट बेस है, रावलपिंडी तक हम घुस गए। रावलपिंडी जहां पर उनका मेन आर्मी बेस है, जहां पर मुल्ला मुनीर बैठता है, मुल्ला मुनीर, जिहादी मुनीर, जो भारत को अशांत करने के लिए जहां बैठकर वो रूपरेखा बनाता है, जहां वो प्लानिंग करता है, वहां तक हम घुसकर ये बता चुके हैं कि आखिर हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
हमने जिस मकसद के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, उस मकसद के हर एक स्टेप को हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई भी, वो चाहे हुक्मरानों की बात हो, सरकार के अंदर का बंदा हो, सेना का हो, आईएसआई हो, या फिर उनके स्टेट एक्टर्स, आतंकी, ये सोच रहे हैं कि भारत यहीं रुक गया है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलत सोच है। आइए सीधे चलते हैं इसी बड़ी खबर के साथ अब आज के गेस्ट पैनल के पास। स्वागत करते हैं, हमारे साथ पुष्कल जी लगातार बने हुए हैं, मेजर अभिनय डोगरा भी बने हुए हैं, और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दबे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप देखते हैं कि 6 बजे का जो एक कार्यक्रम है वो रण क्षेत्र है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि अब तो रण क्षेत्र हमने बना दिया है। वो कह रहे थे ना कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तो हमने भी बता दिया कि हम भी रण क्षेत्र में जब उतरते हैं और हमारे रण बाकुड़ जब उतरते हैं तो वो हाल होता है जो उनके ही साथी ने आज ये इमेजेस के माध्यम से दिखा दिया। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, सिद्धार्थ जी आपके पास अभी आ रही हूं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बहुत कुछ क्लियर होगा कि हम जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस ऑपरेशन की शुरुआत हमने की थी वो अभी हमने कितना अचीव किया है और आगे क्या कंडीशंस होने वाली हैं। लेकिन इन सबके बीच में कल आपने शहबाज शरीफ को सुना होगा, अगर शहबाज शरीफ का एक एक शब्द ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली हो, ऐसा लग रहा था कि मानो वो भारत को उन्होंने हरा दिया है और अभी भारत को वो चेता रहे हैं। तो ये जो एक फॉल्स क्लेम, ये फॉल्स नैरेटिव उनके पूरे भाषण में देखने को मिल रहा था, क्या आप मानते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, या ये उन्हीं को एक्सपोज कर रहा है, उनका ही डर बताता हुआ नजर आ रहा है? सिद्धार्थ जी। जी नमस्कार लावणी जी, और वंदे मातरम आप सभी के श्रोताओं को। लावणी जी, आज वैसे तो हर एक दिन वर्ष का मातृत्व दिवस होता है, परंतु आज का दिन जैसे हम सब मना रहे हैं मदर्स डे, और जब हम मदर्स डे मना रहे हैं तो भारत माँ के माथे पर जो सिंदूर है ये द्योतक है भारत की प्रगति का, भारत की तरक्की का और भारत के सनातन अस्तित्व का। तो मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ आज, बल्कि मैं समझता हूं कि आने वाले कई वर्षों तक, सनातन समय तक, जब भी कोई दुश्मन हमारे पर आक्रमण करेगा वो ऑपरेशन सिंदूर ऑन रहेगा। तो इसी संदर्भ में ये बात हमारे दुश्मनों को भी और हमारे एडवर्सरीज को भी जानना आवश्यक है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि जो आपने प्रश्न किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ट्वीट था जिससे सबसे ज्यादा अगर हार्म हुआ है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को खुद को ही हुआ है। उनकी ट्वीट आई सीज फायर की, और विद इन आई थिंक 2 or 3 आवर्स वो सीज फायर जो था पाकिस्तान ने उसको तोड़ दिया। दैट आई थिंक डेंट्स द इमेज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इससे सबसे ज्यादा अगर किसी की धज्जियां उड़ी है ग्लोबल स्टेज पे तो वो डोनाल्ड ट्रंप की हुई। ही शुड नॉट हैव डन दैट इन द फर्स्ट प्लेस। दिस वाज एब्सोल्युटली अ बायलैटरल मैटर बिटवीन भारत एंड टेररिस्तान। हम दोनों के बीच का था और हम उसको अच्छी तरह से टैकल कर रहे थे, और जो भी होता वो डीजीओ लेवल पे बात हो रही थी। किंतु जब बीच में आया, वो ट्वीट किया, और एक शायद उनकी एक पर्सनालिटी है वेयर इन ही वुड लाइक टू शो हिमसेल्फ एज द हीरो। यही प्रयास उन्होंने यूक्रेन और यूएस के बीच में भी किया, और ना यूक्रेन माना ना यूएस माना। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया चलो तुम्हें जो करना है करो, मैं इसके बीच में नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं पे ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द ग्लोबल लीडर या गांव का चौधरी। तो समहाउ उसमें उन्होंने ये ट्वीट तो कर दिया, और उसके बाद जो एक्शंस हुई, और जैसे कई बार सोशल मीडिया में भी आ रहा है, वो इसको कहते हैं 1000 year old कॉन्फ्लिक्ट। अरे कौन बताया उनको कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व ही मुश्किल से कुछ साल का है, और वो कुछ साल का ही रहने वाला है। एंड अबव दैट इट ऑल स्टार्टेड ऑफ इन अक्टूबर 1947 व्हेन कबाइलीज, जो उनके इलीगली घुसपैठिए थे, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। और नेहरू जी अगर यूएन में नहीं जाते, सरदार पटेल ने कहा था कि गिव आवर आर्मी, हमारे आर्मी पे भरोसा रखिए, हमारी सेना को आप कुछ समय दे दीजिए, 1 हफ्ता और दे दीजिए, दे विल पुश दिस कबाइलीज आउट ऑफ भारत माता, जो उनका जो मस्तक है वहां से उनको खदेड़ देंगे। किंतु नेहरू जी का जो था, ही वाज मायोपिक, वो दूर का नहीं देख पा रहे थे, वो फटाफट दौड़े दौड़े गए, और एनीवे रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो
तो कहने का तात्पर्य ये है कि मिस्टर ट्रम्प की ये कहीं ना कहीं पे अज्ञानता भी दिखाता है, मूड दिखाता है ग्लोबल स्टेज पे, जैसे वो कहते हैं कि 1000 साल का कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हैं। ठीक है, फिर ठीक है। कहते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। हालांकि मेरा प्रश्न पहले शहबाज शरीफ से जुड़ा हुआ था, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरीके से कहते हैं ना चौधरी बनने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को भी अब समझ में आ गया है कि भारत अब वो नहीं है कि आप रोकेंगे तो रुक जाएगा। भारत रुकेगा तभी जब आप हमारी शर्तें मानेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गई होगी कि शर्तों पर हम चलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त भी भारत ने कहा था ठीक है हम थोड़ा पेशेंसली देख रहे हैं, और उसके बाद किस तरीके की रिएक्शंस अमेरिका की तरफ से आए और हमने दिए। खैर वो मुद्दा थोड़ा अलग है, लेकिन खैर भारत की बात जब होती है, चौधरी अगर बनना चाहता है अमेरिका, तो अब ये चलने वाला नहीं है। राकेश शर्मा जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन पुष्कर जी, जो बातें सिद्धार्थ जी ने कही, थोड़ी सी उस बात को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए आपके पास लेकर आ रही हूँ कि अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट अब देखने को मिलने वाली है। एक तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बहुत कुछ उसमें क्लियर आउट हो जाएगा, लेकिन कल जो निगोशिएशन टेबल पर हम होने वाले हैं, कल जिस तरीके से मीटिंग्स होने वाली हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टफ निगोशिएटर कहे जाते हैं, तो इस निगोशिएशंस के जो स्पेकुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे देश के सेंटिमेंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या बहुत सोच समझकर हमें कल निगोशिएशन के टेबल पर पहुंचना होगा? कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो इस निगोशिएशन के टेबल पर हम हासिल कर सकते हैं? पुष्कर जी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। तीन चीजें जो हमें मांगनी चाहिए, और मुझे लगता है वही चीजें मांगी जाएंगी। पहला ये कि एलओसी में अब चेंज होगा, पीओके का भविष्य पीओके के भूतकाल से अलग होगा। अब वो कितने पोर्शन में टेबल पे हम करा ले जाते हैं, पूरा या कुछ फ्रैक्शन, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यकीनन एलओसी चेंज होनी चाहिए और होगी, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंक के आकाओं, देखिए पाकिस्तान में AAA का फॉर्मूला चलता है, अल्लाह के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाओ, आका यानी हाफिज सईद मसूद अजहर ऐसे लोगों को मानो, और आर्मी को मिस यूटिलाइज करो, तो AAA का इनका सिस्टम ध्वस्त करना पड़ेगा। तो जो इनका प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है वो, प्लस हाफिज सईद जैसे लोगों के प्रत्यर्पण की बात होगी, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी चीज, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगेंगे, और न्यूक्लियर का जो यूज है, न्यूक्लियर वेपन का जो यूज है, मैं आपको अधिक नहीं बोल सकता यहाँ पर, लेकिन न्यूक्लियर वेपन के बारे में मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि न्यूक्लियर के रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और चौथी चीज ये बोला जाएगा कि ये ट्रायल बेसिस पे समझौता हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, कुछ समय तक इसको देखा जाएगा समझौता करके, नहीं तो इंडिया विल बी फ्री टू वेज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अगेन। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर इसके बाद जो अगला प्रश्न बार बार मन में आ रहा है कि हम निगोशिएशन की टेबल पर तो है। राकेश शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश जी, आपको मेरी आवाज? नमस्कार राकेश जी। निगोशिएशन की टेबल पर हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन निगोशिएशन होगा किससे? आर्मी से या सरकार से? हमें इस चीज पर थोड़ा क्लियर होना होगा। राकेश शर्मा जी। आर्मी से ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, न सरकार का अस्तित्व है, कठपुतली है, और शहबाज शरीफ के हाथ में कोई पावर नहीं है। जो मैं बात करता हूं, अभी जो बातचीत होगी, सरकार बात नहीं करेगी। अभी हमारे जो डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बात करेंगे पाकिस्तान के डीजीएमओ से। कासिफ अब्दुल्ला, बातचीत का एजेंडा क्या होगा ये हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय बात होती है, और सरकार का जो निर्देश होगा, जो प्लान होगा, वो एग्जीक्यूशन में आएगा। जहां तक बात है कि उसमें क्या क्या पॉइंट होगा, तो मुझे लगता है ऑल सैंक्शन टू बी कंटिन्यू, और इंडिया ने जो क्लियर किया हुआ अपना स्टैंड कि अब कोई भी मिलिटेंट या टेररिस्ट एक्टिविटी होगी उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, और इंडिया वेट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, जितने भी उनके चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के इंस्टॉलेशन है, सारे हमारे रॉकेट और मिसाइल के रेंज में है, और हम वेट नहीं करेंगे। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, और सरकार इस पे कोई भी स्टैंड बैक नहीं लेने वाली है। इसके साथ साथ जो लोग गुनाहगार हैं, स्पेशली जो पहलगाम के
उनको सरकार कभी भी माफ नहीं करेगी। जैसा कि मोदी जी का स्टैंड है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको ढूंढ के मारेंगे, उनको खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। तो उसमें उसका जो सबसे बड़ा गुनहगार है हाफिज सईद और अजहर महमूद, इनको पाकिस्तान भारत को सौंपे। और विशेष करके जो पाकिस्तान में चल रहा है, वहां के जो सेनाध्यक्ष है जी जनरल मुनीर, मैं उनको वार का अपराधी मानता हूं। और हो सकता है सरकार डिमांड करे, क्योंकि पाकिस्तान सरकार नहीं मानेगी, लेकिन जो भारत में सेंटिमेंट है कि ये जो एक्ट ऑफ वार किया गया है, ये जो शर्मनाक घटना हुई, जिसमें विशेष करके घर पूछकर, कपड़े उतार के, कलमा पढ़ा के मारा गया। बिल्कुल 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 ऐसे में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे में मुल्ला मुनीर के लिए कोई एक्शन या कुछ मांग हो सकती है। लेकिन मेजर डोगरा, सबसे बड़ी बात है, देखिए स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पे भी बात करें जो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे, अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो सेंटिमेंट्स तो बहुत हाई है, सेंटिमेंट्स तो इतने हाई है कि लोग कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान अपने में ले लो या अखंड भारत अभी ही पूरा कर दिया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना होगा, और इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने पॉइंट्स को रखना होगा। राकेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तो डीजीएम लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन इसी मीटिंग में हमें बहुत कुछ क्लियर करना होगा। और इसमें क्या ये पॉइंट भी उठाया जा सकता है, 21 जो हमने आतंकियों के ठिकाने चिन्हित किए हैं, 9 को अभी हमने पूरी तरह से खत्म किया है, लेकिन अभी भी 12 बाकी हैं। तो क्या उन पॉइंट्स पर भी इस बैठक में कोई बड़ी बात हो सकती है? मेजर डोगरा से मेरा प्रश्न है। आ रही हूँ राकेश जी, आ रही हूँ आपके पास। मेजर डोगरा से मेरा ये प्रश्न है। मेजर डोगरा, हेलो मेजर डोगरा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज रिपीट कीजिए, आई कुडंट हियर यू क्लियरली। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेजर डोगरा, अभी देखिए मैं ये कह रही हूँ कि अभी स्पेक्यूलेशंस का दौर जो जारी है, जिसमें सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई है, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किन चीज़ों को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर निगोशिएशन के टेबल पर जाना होगा। एक जो मुद्दा इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अभी 21 जो ठिकाने चिन्हित किए गए थे, 9 ठिकानों पर ही अभी हमने एक बड़ी स्ट्राइक की है, लेकिन 12 ठिकाने अभी बाकी हैं। क्या उनके बारे में भी इस टेबल पर कोई जिक्र हो सकता है? लवनी, जहां तक मैं समझता हूं, अभी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान ब्रेक्स द सीज फायर इन अ बिग वे, हमारी तरफ से अभी संपन्न है। ऑपरेशन जारी है, रिस्पांस एलओसी पे जारी है, और कोई भी उनकी तरफ से कोई भी हिमाकत है उसका जवाब जारी है। बट एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन इस समय मेरे ख्याल से होल्ड पे है, जो एक टेंटेटिव यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर है। ये जो आपने पहले बात की, बिल्कुल सही बात की। तो यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो रियलाइज कि कहां पे बात करनी है। दे डिड नॉट कॉल द पॉलिटिकल लीडरशिप, वो जानते थे हु इज कॉलिंग द शॉट। दे कॉल्ड आसिम मुनीर डायरेक्टली, मिस्टर जेडी वैंस कॉल्ड हिम अप डायरेक्टली, और उनसे डायरेक्टली बोला गया कि आप भारत से बात कीजिए और सीज फायर के लिए कोई ना कोई आप हल निकालिए। और तभी ये बात हुई है, वरना इट कुड हैव स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल। द यूनाइटेड स्टेट्स जब इन्वॉल्व होता है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की कैपेबिलिटी इतनी है, तो मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप समझें, जैसे अगर हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हमारे सिग्नल इंट और इलेक्ट्रॉनिक इंट के सिग्नेचर से ही वो बता देता है कि हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। देयर सैटेलाइट रिसीवर्स, देयर सेंसर्स आर सो गुड। अभी क्योंकि यूएस एक सुपर पावर है, वो इन सब चीजें, वो थ्रेशोल्ड जब लेवल भी चेंज हो रहा होता है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में, वो बता सकती है कि किस लेवल पे थ्रेशोल्ड जा रहा है। और हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को लग रहा हो कि थ्रेशोल्ड बहुत जल्दी चेंज होने वाला है और टोटली आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, जिसमें जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ना केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, पर जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट है हमारे देश में, उनका भी। इसलिए यूएस ने इंटरवीन किया और ये टेंटेटिव सीज फायर ब्रोकर की है। और जहां तक आपकी बात है, बात तो आर्मी से ही की जाएगी, वरना सीज फायर और ये जो नेगोशिएशंस है, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ जी एक और बहुत बात, अगर बड़ी बात ये है कि बिल्कुल सही बात है कि नेगोशिएशन तो सेना से ही करना पड़ेगा लेकिन सीज फायर की अगर बात की जाए तो मुझे कहना चाहिए कि ये इट इज़ जस्ट अ आई वॉश, क्योंकि
पिछली बार ही 48 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। प्लीज। जी जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न। मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं क्या लावणी जी? कि सीज फायर जो है, देखिए इस्लाम में कंसेप्ट है अल तकैया, और कहीं ना कहीं पे इस बात का नॉलेज हम सबको भी होना चाहिए कि हम किससे डील कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ही कई बार बता चुका हूं कि पाकिस्तान आर्मी का मोटो क्या है, वो है जिहाद। और भारतीय सेना का मोटो क्या है? हमारा मोटो है सेवा परमो धर्म या सेवा अस्माकम धर्म। तो हम जो है सेवा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए लड़ते हैं, और वहां पे वो जिहाद के लिए लड़ते हैं। और जिहाद का ही एक कंसेप्ट है अल तकैया, यानी कि डिसेप्शन। तो कहीं ना कहीं पे वो तो हमें बता ही रहे हैं लावणी जी कि वी आर इन एन एक्ट ऑफ डिसेप्शन, हम तो डिसीव करेंगे ही करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हमें पता है दैट टुमारो वी शैल बी इन अ प्रोसेस ऑफ डिसेप्शन, और इससे सतर्क जो है भारत को हमेशा रहना ही है। तो फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स जब भी कुछ होता है भारत को ये जब भी एग्रीमेंट हो जाते हैं उसके बाद भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, बिकॉज एट एनी टाइम दे कैन अनडू इट। और डिसेप्शन, ट्रेचरी इज द नेम ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही है मेरी। लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं दरअसल यही बात जानना चाह रही थी। पिछले साल भी हमने देखा है कि 48 टाइम्स यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, और कल भी हमने देखा कि कुछ ही घंटों के बाद इस सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया। तो अगर हम ये सोचते हैं कि सीज फायर हो गया है, आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो ये हम मुगालते में हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम मुगालते में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि निगोसिएशन सही होना चाहिए। जो प्रश्न मेरा बार बार घूम कर वही आ रहा है कि हम प्रैक्टिकल देखते हुए, प्रैक्टिकलिटी देखते हुए, जिन चीज़ों को हम इमीडिएट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमको उसी पर बात करनी होगी। सेंटिमेंट्स की जहां तक हमने बात की कि लोग कह रहे हैं कि बहुत लोगों ने कहा कि ये सही वक्त था, आपने पीओके क्यों नहीं लिया, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ, उसके पीछे भी बहुत कुछ सोच है। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा जो जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, क्या निगोसिएशन की टेबल पर बलूचिस्तान का मुद्दा भी आ सकता है? क्या क्योंकि आप देखिए एक तरफ भारत ने मोर्चा संभाल रखा था, तो वहां दूसरी तरफ बीएलए ने भी मोर्चा संभाल लिया था। बीएलए ने बहुत कमर तोड़ी थी पाकिस्तान की। सिद्धार्थ दुबे जी। जी, मैं समझता हूँ, जैसा मेरा असेसमेंट है, आई थिंक नेगोशिएशन टेबल पे या फिर भारत का अभी लक्ष्य होगा कि कैसे हम पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है या न्यूक्लियर कोड्स हैं या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, कैसे हम उसको कंट्रोल करें या उसको कैसे ना कैसे करके अंडू करें। यही चीज कहीं ना कहीं पे यूएस भी चाहता है, यही चीज कहीं ना कहीं पे इजराइल भी चाहता है। ये जो अपने आप बलूच का मुद्दा नहीं उठेगा, नहीं, प्रायोरिटी जो है, देखिए नेगोशिएशन जब हम करते हैं तो हमारे पास प्रायोरिटी नंबर जिसके बाद आपके पास जी हाँ दबे जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, जब भी नेगोशिएशन होता है तो हम लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग में हमारे पास जो सबसे टॉप मोस्ट मुद्दा रहेगा वो रहेगा जो हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है, कि मतलब ये तो हम, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो होना ही है। वो टॉप मोस्ट मुद्दे रहेंगे। जैसे पुष्कल जी ने भी बताया कि जो 3-4 मुद्दे हैं जिसमें एलओसी की भी बात हो सकती है। मेरे लिए उससे भी ऊपर है वो है न्यूक्स का मामला, जो न्यूक्लियर वो है। और जिस तरह से सीज फायर हुआ भी है, काफी सारी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में आना अभी शायद से राइट टाइम नहीं है। जब उसका राइट टाइम आएगा वो ऑटोमेटिकली पब्लिक डोमेन में आएगी। किंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो न्यूक्स का मामला है, पाकिस्तान बीइंग एन इररिस्पांसिबल स्टेट, एनी टाइम द न्यूक्लियर थिंग कुड स्पाइरल आउट एंड गेट इनटू द जो डर्टी बॉम्ब्स जो बात करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं, कल उठ के बोलेगा हमारे कंट्रोल में नहीं था, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स ने कर दिया। तो ना सिर्फ यूएस, ना सिर्फ इजराइल, मैं समझता हूँ ग्लोबल कम्युनिटी चाहता है कि इनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको कंट्रोल किया जाए, टेम किया जाए या अंडू किया जाए। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन पुष्कल जी, फिर वही बात आती है, पाकिस्तान
अनएक्सपेक्टेड है, वो कब क्या कर दिया, अगर आतंकियों के हाथ में ही चला जाता है तो वो बटन दबाने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसे में हम मैं फिर कहूंगी कि हम जा रहे हैं बात करने के लिए, एक ऐसे देश से बात करने के लिए जिसके बारे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसका अगला कदम क्या होगा। हमें पहले अपने अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा, तब हमें आगे की बात करनी होगी। हमारा अगला कदम क्या होगा, इसके लिए हमें पहले प्रिपरेशन करनी होगी, फिर हमें बात करनी होगी। पुष्कल जी। जी लावनी जी, आपने बहुत अच्छी, और पिछला प्रश्न मैं एक बार टच अपॉन कर दूं। बलूचिस्तान की पीएम नाहिला कादरी जी के संपर्क में मैं हूं, और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि भारत टेबल में बलोचों के लिए बात करेगा, और मुझे भी लगता है कि करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। भारत अगर नहीं करेगा तो ये हमारी गलती होगी। लेकिन जैसा कि सिद्धार्थ जी ने बोला, मुझे भी उम्मीद इस बार कम है कि वो बात होगी, पहली बात। और जो हम ये देखेंगे, अभी बात चली थी कि इन पे भरोसा, जैसे आपने भी बोला कि बहुत सावधान रह करके ये चुनने की जरूरत है, तो मोहम्मद की हुदैबिया की संधि को हम देखें, जो इनका मोटो है वो पूरी तरह जिहाद पे आधारित है। तो हम देखें, जब जिहाद हुआ तो हुदैबिया की संधि में मोहम्मद ने क्या किया, वही किया जो अब ये कर रहे हैं। तो वो सिर्फ शक्ति संचय करने का, टाइम बाइंग करने का ये मौका ढूंढते हैं, और उसके बाद दोबारा अटैक करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, हमें अपने मुद्दे बहुत चुन करके स्ट्रेटेजिक मुद्दे रखने चाहिए। और मुझे लगता है कि बलूचिस्तान का मुद्दा शामिल करना भारत के लिए बहुत आवश्यक है स्ट्रेटेजिक रूप से। मैं पूरे प्रयास कर रहा हूं कि किसी प्रकार से ये चीजें संधि में ऐड हो सके। बिल्कुल, संधि में ये चीजें ऐड हो सके मेजर डोगरा, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति में हम बार बार कह रहे हैं कि हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, हमें बहुत सोच समझकर बातों को रखना होगा। न्यूक्लियर पॉलिसी की अगर बात करें, हमारी एक पॉलिसी है कि हम आगे कभी बढ़ते नहीं है, लेकिन क्या जैसा मैंने कहा कि एक कदम आगे बढ़कर पहले हमें अपनी तैयारी रखनी होगी, तो क्या हमें उस पॉलिसी में भी चेंज की जरूरत पड़ेगी? पूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इंडियन एयरफोर्स ने पोस्ट पे ये बता दिया था एक्स पर कि हम अभी ऑपरेशन जारी रख रहे हैं, अभी सिर्फ ये होल्ड है, अभी अगला एक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नेगोशिएशन की टेबल पर आ चुके हैं, मैं बार बार कह रही हूं कि नेगोशिएशन तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारी तैयारी आगे की क्या है? नो फर्स्ट यूज वाली जो पॉलिसी है मेजर डोगरा, क्या अब हमें उसमें थोड़ा चेंज करना होगा और यही होगी हमारी आगे की तैयारी? I think our nuclear strategy is very well thought out. Not well, but very well thought out. It is in very capable hands. The Strategic Forces Command and the Nuclear Command, Nuclear Command is they are very, very well established and taking very good care of our nuclear assets and the policy and the performance of our air defense systems. मैं इसमें ज्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि the government ये थोड़ा सा एक restricted मुद्दा भी है, और हमारी जो फोर्सेस हैं बहुत ही इसका उनको बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल ही जो सिस्टम्स हैं आर वेरी वेल इन प्लेस। सो इसके बारे में बातचीत करना और डिस्कशन करना, और जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो परफॉर्मेंस रही हमारी, इट हैज बीन दैट गुड कि हमें आई डोंट थिंक इसके बारे में हमें कोई बात करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, लेकिन इतना जरूर है, मैं तैयारियों की बात कर रही थी, तो इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि एक कदम आगे बढ़कर तैयारी जरूर करें। राकेश शर्मा जी, आप क्या मानते हैं इस पर? राकेश शर्मा जी। देखिए, अभी हम सबसे पहला जो था ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी 28 बहनों का सिंदूर जिन्होंने छीना है आतंकवादियों ने, उसको हम भूल ना जाए। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, तो हमारी सबसे जो पहली प्राथमिकता होगी कि जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे, अगर वो पाकिस्तान में गए हैं तो उनको सौंप दिया जाए। उनके आकर है उसको सौंपे, अदरवाइज भारत इस कार्रवाई को बंद नहीं करेगा, क्योंकि पूरे देश में इसके विरोध में एक लहर है। इवन सीज फायर पे भी लोगों में आक्रोश है, क्योंकि पाकिस्तान अब घुटनों पे आ गया था, खत्म होने की आदत पे आ गया था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। उनका अगर आप देखेंगे टोटली देश का रडार सिस्टम खत्म है, एयरफोर्स पंगु हो चुकी थी, और हमने उनके 8 वायुसेना के एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ था। हमने क्यों कंप्रोमाइज किया, हम क्यों सीज फायर पे गए? ये सरकार की एक स्ट्रेटेजिक नीति है, लेकिन लोगों में इसके प्रति गुस्सा है। तो हम ऑपरेशन सिंदूर को मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि सिंदूर हमारे आज मातृ दिवस है। मातृ दिवस पे सिंदूर केवल एक भारत में लाल रेखा नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ पति के लंबी आयु के लिए, पति के प्रति एक जो गहरा विश्वास है, उसके लिए भारतीय नारी सिंदूर लगाती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सिंदूर को उजाड़ा गया,
जी। उसके प्रतिकार और इसीलिए जब प्रतिकार की बात आई थी और ये कहा भी था, जो वहां पर महिलाएं जो इसका शिकार हुई थी इस हमले का, उन्होंने कहा भी था कि जाकर मोदी को बता देना। तो जब इस ऑपरेशन की शुरुआत की जा रही होगी तो नाम भी बहुत भावनात्मक रखा गया, इसीलिए